नमस्कार दोस्तों, हमारे डी स्मार्ट स्टडी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में संवैधानिक विकास के पार्ट 2, जिसमें हम 1909, 1919, 1935 का अधिनियम और 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल के दाईं तरफ के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो का आपको पता लग सके। स्क्रीन पर पिछली वीडियो में चर्चा किए गए अधिनियमों को प्रदर्शित किया गया है। इस वीडियो में हम ताज के शासन के अंतर्गत लागू किए गए महत्वपूर्ण अधिनियमों 1909, 1919 और 1935 तथा 1947 के स्वतंत्रता अधिनियमों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, यह अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का परिणाम था। इसको मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहते हैं? क्योंकि लॉर्ड मार्ले उस टाइम सचिव थे और लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय थे। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। देखिए दोस्तों, यह अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का परिणाम कैसे था? क्योंकि इसमें पृथक एवं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। इसमें मुस्लिम को ही वोट दे सकता था और अपना प्रतिनिधि चुन सकता था। साथ ही साधारण चुनावों में भी वे खड़ा हो सकता था और उनको वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकता था। यानी 2 बार चुनाव करने की और वोट देने की शक्ति मुसलमानों को प्रदान कर दी गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने इसकी शुरुआत की, इसलिए इनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में माना जाता है। फूट डालो राज करो की नीति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए इस बिंदु का प्रावधान किया गया। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई और सदस्यों के विस्तार के साथ साथ प्रश्न पूछने और बजट पर विचार विमर्श करने का भी अधिकार इस अधिनियम के द्वारा दे दिया गया। भारत परिषद और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। यानी पहले परिषद में भारतीय नहीं हुआ करते थे, केवल अंग्रेज हुआ करते थे। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में पहले भारतीय बनाए गए थे। याद रखना दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति इसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु थे। और इसमें विश्वविद्यालयों जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि उस समय भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड और सचिव थे मॉन्टेग्यू। सॉरी, यहाँ गलत लिख रहा है, गवर्नर नहीं आएगा, वायसराय आएगा। देखिए, इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तरदायी शासन का मतलब होता है जिससे शासक वर्ग के व्यक्ति अपने कार्यों के लिए जनता या जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हो। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन एवं द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन की इस प्रणाली के आधार पर प्रांतीय कार्यकारिणी को 2 भागों में बांट दिया गया। पहले में गवर्नर और उसके कार्यकारिणी सदस्य एवं दूसरे में गवर्नर और उसके मंत्रीगण। और प्रांतीय विषयों को 2 भाग आरक्षित व हस्तांतरित में बांट दिया। आरक्षित विषयों में कानून एवं व्यवस्था, वित्त, भूराजस्व, सिंचाई, खनिज संसाधन आदि थे। एवं हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, उद्योग, कृषि व आबकारी विभाग थे। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह से
तथा हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। कार्यकारिणी परिषद तथा विषयों के दो भागों में बांटने की इस प्रणाली को ही द्वैध शासन कहा जाता है। द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनेल कार्टेस थे। इस अधिनियम में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की, मतलब वर्तमान लोकसभा और राज्यसभा की तरह दो सदन बनाए गए, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। साथ ही साथ प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इससे पहले के सभी अधिनियम में परोक्ष निर्वाचन की व्यवस्था थी। ये दोनों व्यवस्थाएं केंद्र विधानमंडल में स्थापित की गई थी, जिनकी आय 10,000 रुपये वार्षिक थी एवं संपत्ति और शिक्षा अच्छी थी। उनको सीमित मात्रा में वोट देने का अधिकार दे दिया गया। जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहले मुसलमानों के लिए 1909 के अधिनियम में बनाई गई थी, वो अब सिखों, भारतीय, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। जिस प्रकार वर्तमान में यूपीएससी है, उसी प्रकार सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान 1926 ईस्वी में इस अधिनियम के द्वारा किया गया था। यानी एक केंद्रीय बोर्ड बनाया गया था। केंद्रीय बजट और राज्य के बजटों को अलग अलग कर दिया गया। राज्य विधानसभाओं को अब अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया, उनको पावर दे दी गई। महिलाओं को मताधिकार दे दिया गया, किंतु ऊपर की शर्त के अनुसार सीमित मात्रा में। 10 वर्ष पश्चात एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जो इसकी समीक्षा करेगा, और साइमन कमीशन इसी का परिणाम था। यानी इसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था। यह केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच प्रशासन के समस्त विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया, जो भारत में संघात्मक व्यवस्था के निर्माण की दिशा में पहला प्रयास था। ध्यान रखना मित्रों, पहला प्रयास था। प्रांतों के प्रस्तावित इस द्वैध शासन प्रणाली को 1 अप्रैल 1921 से आरंभ करके 1935 तक लागू किया गया। संघात्मक व्यवस्था, संघ से तात्पर्य है बहुत से प्रदेश एक केंद्रीय सरकार के प्रति गठित होते हैं। यह व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 तक लागू रही। अगला अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम में 14 भाग, 31 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। और वर्तमान जो संविधान बना हुआ है वो 1935 की बहुत सारे प्रावधान हमारे वर्तमान संविधान में जोड़े गए हैं। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, यानी जो दो विषय व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। पूर्ण उत्तरदायी सरकार 1935 अधिनियम की देन थी। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। प्रांतों में 1935 से पहले और 1935 में केंद्रों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। यद्यपि यह लागू नहीं हो सका। संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। प्रथम बार अखिल संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। यह संघ ब्रिटिश भारत के देशी प्रांतों एवं देशी रियासतों के स्वेच्छा से मिलकर बनना था। अर्थात एक सरकार बनानी थी और उसमें विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे संघ बनाने थे, जिसमें देशी रियासत और ब्रिटिश भारत के प्रांत अपनी स्वेच्छा से जुड़ सकते थे और एक भारत का निर्माण करना था। केंद्र और उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया
संघ सूची में 59 विषय, विषय सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। 1935 के अधिनियम के प्रावधान है ये उच्चतम न्यायालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किया गया। यानी कि पहले तो केवल अलग अलग प्रेसिडेंसियों में अलग अलग उच्च न्यायालय थे और उन सब के ऊपर एक कॉमन न्यायालय की स्थापना कर दी, उच्चतम न्यायालय की, और इसकी दिल्ली में की गई थी और उसके मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मोरिच गायर। 6 प्रांतों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई, जो वर्तमान में भी है, हमारे वर्तमान संविधान में भी है। कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। प्रस्तावना को शामिल किया गया। पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया और दलित महिलाओं तथा मजदूरों को भी इसमें शामिल किया गया। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, यहाँ पर दलितों को शामिल कर लिया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा एक अंतिम अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी अधिनियम के द्वारा ही हमारा भारत स्वतंत्र हो सका। ब्रिटिश ताज ने 1958 से लेकर 1947 तक भारत पर राज किया था। उसके बाद में 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के आधार पर, किस योजना के आधार पर? माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की गई। 2 कौन से? इंडिया और पाकिस्तान। इस योजना के आधार पर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वाधीनता अधिनियम या स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। विशेषताएं क्या क्या रही देख लेते हैं। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ताज का शासन, यह कार्य नहीं, ताज का शासन है, को समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है, भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। देखिए, संप्रभु का मतलब होता है कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिस पर किसी और की प्रभुसत्ता ना हो, लोग अपना शासन स्वयं करते हों, यानी जनता के लिए जनता का द्वारा शासन। अगला बिंदु है, इस अधिनियम ने ताज द्वारा निर्मित 1958 में जो वायसराय का पद निर्मित किया गया था उसे समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन भारत और पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल का पद सृजित कर दिया। क्योंकि ताज का शासन खत्म, इसलिए वायसराय का पद भी समाप्त कर दिया और गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। अगला बिंदु है, इसमें दोनों डोमिनियन राज्यों यानी इंडिया और पाकिस्तान के संविधान सभा को अपने देश का संविधान बनाने को अधिकृत किया गया, यानी अपनी वे संविधान सभा निर्मित कर सकते हैं और अपना संविधान बना सकते हैं। सचिव पद की समाप्ति कर दिया गया, क्योंकि ताज का शासन खत्म हो गया था, इसलिए सचिव पद भी समाप्त कर दिया। और इस समय यानी इस अंतिम अधिनियम में जब ताज का शासन खत्म होने वाला था तो भारत के सचिव थे लॉर्ड लिस्टवेल। लॉर्ड लिस्टवेल अंतिम भारतीय सचिव थे। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देशी रियासतों को अपनी इच्छा के अनुसार भारत एवं पाकिस्तान में मिलने और अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अधिनियम के इस बिंदु की वजह से हैदराबाद एवं जूनागढ़ जैसी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने में काफ़ी समय लग गया था। इस अधिनियम के द्वारा व्यवस्था की गई कि जब तक इन दोनों डोमिनियन स्टेट का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक इनका संचालन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार ही संचालित होगा। यानी भारत के हिसाब से 26 जनवरी 1900। इस अधिनियम के द्वारा 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को
भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया तथा भारत पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्यों की स्थापना हुई। महत्वपूर्ण पॉइंट है 1947 का। लॉर्ड माउंटबेटन भारत अधिराज्य के प्रथम गवर्नर जनरल बने, यानी कि स्वतंत्रता के बाद में क्वेश्चन आता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। वो ही भारत के जवाहरलाल नेहरू का भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल बनाए गए। चूंकि हमने देखा कि 1919 के अधिनियम में लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करते थे, इसलिए वो मतदान एवं निर्वाचन की प्रणाली को समझ गए थे। अतः 1952 के चुनाव में जब पहली बार चुनाव हुआ तब वे अधिक से अधिक मतदान कर पाए। और साथ ही साथ हमने देखा कि इन विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से ही हमारे संविधान सभा की आधारशिला बनी और हमारे भारत में संविधान लागू हो सका। संविधान सभा कैसे बनी, संविधान कैसे लागू हो सका, इसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।